नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम हैं पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास असली देसी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। हमारे साथ हैं प्रदेश महासचिव, क्या नाम बोले, धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी। इनसे बिहार के वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर और जो अभी हर गली मोहल्ले में जाति जनगणना का श्रेय लेने का और आरक्षण का होड़ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। सर, अभी हाल फिलहाल में मोदी जी की कैबिनेट ने एक फैसला लिया है कि पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना की जाएगी। जाति जनगणना को लेकर आपके और आपकी पार्टी का क्या विचार है? देखिए, आज के परिदृश्य में हम यही देख रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं वह जाति जनगणना के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। सच्चाई यही है कि आज़ादी के बाद से यह जातीय जनगणना का खेल और इसके आधार पर रिजर्वेशन का खेल खेलने का काम जो पार्टी कर रही है, उसका सही लाभ हमारे जन लोगों को नहीं मिल रहा है। क्योंकि आज के डेट में जो भी जातियां रिजर्वेशन के अंतर्गत आती है, उनके जो भी लोग एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले लिए, फिर उन्हीं के पुत्र पौत्र और परिवार के लोग लगातार लाभान्वित होते रहते हैं। सच्चाई यही है कि इसका जो मूल उद्देश्य था कि आम जनमानस में जो गिरा हुआ है, आर्थिक रूप से विपन्न है, सामाजिक धारा में तेजी से नहीं उठा है, उन लोगों को उठाने के लिए यह सुविधा दिया गया था। लेकिन यह नेताओं के कुचक्र और सुनियोजित साजिश के कारण वह लोग जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं और यह जो उद्देश्य था बाबा साहब अम्बेडकर का, उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है और इससे पूरा देश भी प्रभावित हो रहा है और हम लोग सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। आरक्षण की बात में आप कहते हैं कि दादा पोता बेटा सब एक ही परिवार के लोग आरक्षण ले रहे हैं। आरक्षण की स्थिति तो सर यह है कि लोग पढ़ने के समय, नौकरी करने के समय, साथ ही साथ नौकरी में पदोन्नति के समय भी आरक्षण की मांग करते हैं। और अब तो यहाँ तक आरक्षण की बात हो गई है कि निजी संस्थानों में भी 70% आरक्षण अभी हाल में पप्पू यादव ने मांग की है। आप इस चीज़ को भली भांति देख रहे हैं कि नेता लोग भले ही रिजर्वेशन की मांग करते हैं कि जाति आधार पर रिजर्वेशन हो, डॉक्टर बने रिजर्वेशन के आधार पर, इंजीनियर बने रिजर्वेशन के आधार पर, लेकिन अगर हम बीमार पड़ें तो हम उस डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वह डॉक्टर अच्छा इलाज नहीं करता है। मैं तो खुलेआम यह चुनौती के साथ नेताओं को कहता हूँ कि सही मायने में अगर आप रिजर्वेशन के इतने हिमायती हैं और तहे दिल से मानते हैं कि यह बहुत उपयोगी है जनमानस के लिए, तो जब आप अस्वस्थ होते हैं या किसी कारण से आप बीमारी के शिकार होते हैं, तो उस स्थिति में सबसे पहले आपको कम से कम 3 बार रिजर्वेशन प्राप्त डॉक्टर के पास दिखलाना चाहिए। उसके बाद जब आप वहाँ से स्वास्थ्य लाभ नहीं करते हैं, तब आपको जनरल में जाना चाहिए। और यही सही न्याय संगत भी है और तब लोगों को लगेगा कि आप दिल से इसको मानते हैं और सही में इसका उपयोग कर रहे हैं।
वरना इसका दुरुपयोग ही माना जाएगा। सिर्फ कुछ लोगों को वेतन दिया जाएगा इसके माध्यम से। तो उस आधार पर मैं कहता हूँ कि उनको सिर्फ आप बैठा के वेतन दे दीजिए, उनका दुरुपयोग ना हो। क्योंकि आम लोग जाएंगे, उनसे इलाज कराएंगे और उनका जो है गलत इलाज होगा, वो आदमी तरह तरह के और दूसरे बीमारी से भी प्रभावित होंगे। तो इसलिए आप सिर्फ उनको बैठा के वेतन दीजिए, न कि उनको एक डॉक्टर के रूप में कहीं बिठाकर उनका दुरुपयोग कीजिए और जनता को परेशान होने का कारण बनिए। अभी आपने कहा कि जो नेता या जो भी लोग आरक्षण के हिमायती हैं वो आरक्षित लोगों से यानी डॉक्टरों से इलाज कराएं, आरक्षित टीचरों से अपने बच्चों को पढ़ाएं। सर, यहाँ की स्थिति तो यह है कि बिहार के मंत्री वो जब पटना में पीएमसीए जैसे इतने बड़े और अच्छे अस्पताल सरकार ने बनाई है, सरकार खुद कहती है, उसके बाद भी बिहार के मंत्री का पैर टूटता है तो वो वेदांता जैसे सस्ते अस्पताल में इलाज करवाने जाती हैं, तो वो फिर आरक्षित के पास कैसे जाएंगे? यही तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे बिहार की या हमारे देश की कहिए, कि जनता को सिर्फ दिखाने के लिए यह बात मंचों से बोलते हैं कि हम रिजर्वेशन के हिमायती हैं और इससे जनमानस का विकास हो रहा है और देश का भी विकास हो रहा है। लेकिन हकीकत से जब हम लोग अवगत होते हैं प्रत्यक्ष रूप में कि जब वह खुद राजनेता जब बीमार होते हैं तो अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते हैं और सामान्य लोगों को यहाँ छोड़ देते हैं कि आप जाकर यहाँ भुगतो और भोगी बनो, उसके बाद हम फिर बाद में मरने के बाद फूल चढ़ाने के लिए आ जाएंगे। विद्यालयों में भी जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ भी आरक्षित शिक्षक की बहालियाँ होती है और शिक्षा में सुधार के ढोल बजाए जाते हैं, लेकिन अच्छे शिक्षक सरकारी स्कूल में होने के बाद जो सरकार दावा करती है, सरकार में रहने वाले वो चपरासी हों या मंत्री हों, उनके बच्चे कभी भी सरकारी स्कूल का दरवाज़ा नहीं लांघता है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। सर, इस तरह के व्यवस्था से क्या हमारे जो गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकते, उनके शिक्षा में बेहतरी सुधार हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। पत्रकार जी, आप देख रहे हैं कि जैसा हम लोग भी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के उत्थान में सबसे अहम योगदान शिक्षा का होता है। अगर शिक्षा कमज़ोर हो जाएगा तो उस राष्ट्र का उत्थान कभी नहीं हो सकता है। खास करके आज के इस आधुनिक युग में जिसमें कि हर लोग कंप्यूटर और मोबाइल, इंटरनेट वगैरह, वाईफाई से पूरे दुनिया को जो है जोड़ा जा रहा है, उस स्थिति में अगर हम शिक्षा को कमज़ोर करते हैं तो इसका दूरगामी परिणाम हमें झेलना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर जगह आप रिजर्वेशन दे दो, लेकिन कम से कम शिक्षा में तो बिल्कुल रिजर्वेशन देने का काम मत करो। और अगर देते भी हो तो उसको पुनः फिर से उतना दक्ष बनाओ कि वह अगला को हर चीज़ से जो है ज्ञान दे सके और उसको अवगत कराए कि पढ़ने का क्या लाभ है और किस किस विषय का क्या ज्ञान होना अति आवश्यक है। नहीं तो फिर स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगी। और आज हमारा देश जो खासकर शिक्षा के क्षेत्र में जो जितना नीचे जा रहा है उतना और नीचे चला जाएगा। यहाँ के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, विद्यार्थी, जितने भी ज्ञानी जन हैं, सब विदेश जाकर पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों में पैसा कमाते हैं वो लोग, और इंडिया को अपना सेवा देने के लिए नहीं चाहते हैं। बिहार भी उसी तरह का सजा काट रहा है। बिहार में आप देखें तो हर जगह शिक्षा का जो स्थिति है बहुत दयनीय है। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि इसको रिजर्वेशन से वंचित किया जाए, वरना अगर आप रिजर्वेशन से नौकरी देते भी हैं तो उनको फिर से 2 साल, 3 साल, 4 साल वेतन भी दीजिए, लेकिन उनको पढ़ाने का कार्य नहीं दीजिए, उनको पढ़ने का कार्य दीजिए कि वह शिक्षक उस योग्य बन जाए कि अगला को पढ़ा सके, और तब हमारे राज्य का, हमारे देश का सही विकास हो पाएगा। सर, जिन जिन विभागों में निजी लोगों का प्रवेश होता गया, जैसे जैसे निजी लोगों का प्रवेश होता गया, वैसे वैसे सरकारी विभागों में
जैसे शिक्षा का, परिवहन का, स्वास्थ्य का, संचार का, ये सारे जैसे जैसे निजी लोग का इंटरफेयर होता गया वैसे वैसे इन सारे विभागों की स्थिति आज दयनीय है। गरीब लोग इसमें पिस रहे हैं, अमीरों का मलाई चल रहा है। देखिए, आज के परिवेश में लोगों का नैतिक पतन हो गया है और खास करके राजनेताओं का भी। उसमें कुछ गिने चुने राजनेता बचे हो सकते हैं जो कि न के बराबर हैं, लेकिन मैक्सिमम नेताओं की जो स्थिति है यही है। आप शिक्षा को देखिए तो जितना भी प्राइवेट स्कूल है उसमें नेताओं का अपना कुछ न कुछ योगदान है, उसमें वो शामिल हैं। हॉस्पिटल है उसमें भी वो शामिल हैं, उनका अपना परसेंटेज बना हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है जितने भी डॉक्टर लोग हैं वह अपना ड्यूटी बहुत कम करते हैं, ना के बराबर अपना प्राइवेट क्लिनिक में जाकर करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, तो इसका बहुत कारण है। पहला तो है कि नैतिक पतन, जो हम पहले ही कह चुके हैं कि लोगों का नैतिक पतन हो चुका है, तो उसके लिए भी जन जागरण की आवश्यकता है और लोगों को इससे अवगत कराने की आवश्यकता है कि इस धरती से हमारे अध्यक्ष जी ललन जी हमेशा कहा करते हैं कि इस धरती से किसी को कुछ लेकर नहीं जाना है। तो आपको जब यहाँ से आर्थिक रूप से धन कुछ लेकर जाना ही नहीं है तो कम से कम अपना सही सही योगदान आप दीजिए। हर जगह डॉक्टर हैं तो अपने हॉस्पिटल में दीजिए, शिक्षक है तो एजुकेशन में दीजिए, और अधिकारी हैं तो अपने जगह पर दीजिए, और ईमानदारी से सेवा करने का कार्य कीजिए। और इसी तरह का कार्य हम नेताओं से भी उम्मीद करते हैं, वो भी अपना इसी तरह का सेवा देंगे। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा सबों से कि इस बात पर सहजता से और ईमानदारी से विचार करेंगे। आरक्षण मिलना चाहिए, कोई दो मत नहीं, क्योंकि नीचे के लोग को ऊपर आना है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो दबे कुचले लोग हैं उनको आरक्षण दे करके संविधान ने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन कुछ ही लोग, मुश्किल से 0.123% कह सकते हैं, ऐसा हुआ है, पूरे लोगों को लाभ नहीं मिला। इस तरह की जो व्यवस्था है, क्या इससे समस्त दबे कुचले सांस्कृतिक लोग, आर्थिक लोगों का कल्याण हो पाएगा? देखिए, मूल उद्देश्य से यह जो सिस्टम था वह भटक चुका है। इस सिस्टम का उद्देश्य था कि जो रियल में दबा हुआ है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको ऊपर उठाने के लिए। लेकिन इसमें कुछ लोग जो आगे बढ़ गए हैं वही बार बार इसका लाभ उठा ले रहे हैं। तो नीचे का जो तबका है वह ज्यों का त्यों वहीं पड़ा हुआ है और वह उससे लाभान्वित नहीं हो रहा है। और इसका और दूसरा दुष्परिणाम यह है कि जो आदमी आराम से रिजर्वेशन का लाभ लेके नौकरी ले लेता है, वह आदमी उसमें मेहनत करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे यह लगता है कि मुझे तो बहुत मेहनत करना ही नहीं पड़ा था, मैं तो आसानी से मिल गई है नौकरी, तो ये बहुत आसान चीज़ है। फिर उसको कुछ दिन करके छोड़ दिए, फिर दूसरा नौकरी में चले गए, फिर उसको कुछ दिन कर लिए। मतलब वो इसको अपना एक मनोरंजन का केंद्र बना लिए हैं और जो कष्ट में है वह वहीं का वहीं कष्ट झेल रहा है और इसका सज़ा पूरा राज्य, पूरा देश, पूरा समाज भुगत रहा है। मैं इसके लिए उम्मीद करूंगा कि नेताओं को सोचना चाहिए और संविधान में जो इसका दिया गया था उद्देश्य, उस उद्देश्य को फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, बिहार में एक जाति ऐसी भी है जिसकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी स्तर बद से बदतर है और उस समाज के एक व्यक्ति, एक परिवार मुख्यमंत्री तक बने बिहार में, उसके बावजूद भी उसका कोई सुधार नहीं है। और वो जब कुर्सी से हटे तब वह दूसरे नेताओं पर आरोप लगाया कि मैं चूहा खाने वाले जाति से हूँ, इसलिए लोग हमें कुर्सी से धक्का दे दिया। क्या ऐसे नेताओं के होने से उस समाज का कल्याण हो पाएगा? देखिए, नेताओं का
एक यह जुमला होता है। और जिस तरह से पढ़ाई करने वाले लोगों का बहुत सारा नियम और समीकरण होता है, मैथ बनाते हैं उनका नियम अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है, तो उसी तरह से राजनीति का भी यह नियम है। और उन नेताओं का कुछ जुमला होता है, उस जुमला को वो लोग रट लेते हैं या अपने स्तर से तैयार कर लेते हैं और आकर समाज में लोगों को उससे फिर से अवगत कराने का काम करते हैं कि भावनात्मक दोहन हम कैसे करेंगे इस जुमले के द्वारा, और वहीं पर उसका उपयोग करते हैं। और जो आम जनता जो सही रूप में शिक्षा से कमज़ोर है, अनभिज्ञ है और उनके इस छिपी हुई मानसिकता को नहीं पढ़ पाती है, वह भावनात्मक रूप से बहकर फिर से उनको वोट देने का काम करती है और वह फिर से अपने उस गद्दी पर फिर से आसीन हो जाते हैं और जनमानस फिर से प्रभावित हो जाता है जो इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ताकि रियल में लोग अगर शिक्षित रहेगा तो यह हर चीज़ से अवगत होगा और उनके अंदर जो छिपी हुई मानसिकता है उस मानसिकता को पढ़ पाएगा और उससे वह बच पाएगा। और भविष्य में कोई भी नेता इन जनता को जो इस तरह से प्रभावित करने का काम करते हैं वह नहीं कर पाएंगे। अभी आप असली देसी पार्टी के प्रदेश महासचिव को सुन रहे थे। इन्होंने इनके और इनके दल का जो विचार है कि जिसे एक बार आरक्षण मिल जाए उस परिवार में दूसरे अन्य लोगों को आरक्षण न दिया जाए, फिर तीसरे चौथे परिवार को दिया जाए, ताकि सभी ज़रूरतमंद आरक्षित जातियों को आरक्षण का लाभ मिल सके। सर, आपने जो हमारे दर्शकों के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, और आपके द्वारा यह किए गए कार्य का मैं सदा आभारी रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। सत्य मामला न्यूज़ चैनल के दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यह चैनल वैसे किसी भी समाचार का समर्थन नहीं करती जिसमें पेड न्यूज़ हो या किसी के दबाव में लिया गया हो या किसी के प्रचार के लिए किया गया। यह वही समाचार प्रसारित करती है जिससे आम जन के लाभ के लिए या आम जन को जानने के लिए ज़रूरी होता है। धन्यवाद।